हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या कभी इस बात पर विचार किया गया है कि व्याकरण के जिन नियमों को बचपन से रटा जाता रहा है, वे असल में रटने की चीज हैं ही नहीं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो तो एक गणितीय फॉर्मूले की तरह काम करते हैं। है ना? तो आज की इस विशेष चर्चा में हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी सिलेबस को रटने नहीं वाले, बल्कि उसे डिकोड करने वाले हैं। एकदम सही। और आज का हमारा पूरा फोकस राजन सीरीज के जो सभी 82 अति लघुत्तरीय प्रश्न है ना, उनके संपूर्ण निचोड़ पर है। बिल्कुल। और ये कोई आम क्लास नहीं है, ये एक विजुअल रिवीजन है, जिसका मतलब है कि इसमें कोई उबाऊ पैराग्राफ नहीं होंगे, बल्कि हर नियम के पीछे का लॉजिक होगा। हाँ, और इस अध्ययन सामग्री की संरचना इतनी वैज्ञानिक और सटीक है कि ये सीधे दिमाग में छप जाती है। अरे वाह! मतलब रटने का झंझट ही खत्म। बिल्कुल। और जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपने नोट्स में स्पष्ट किया है, ये सामग्री छात्रों को मात्र 15 मिनट में परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार करने वाली है। सिर्फ 15 मिनट में? ये तो बहुत शानदार बात है। हाँ, क्योंकि इसमें तथ्यों को केवल लिस्ट नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें एक धागे में पिरोया गया है। हमारा उद्देश्य आज इन सभी पॉइंट्स के पीछे के क्यों और कैसे को समझना है। सही बात है। व्याकरण कोई थोपा गया नियम नहीं है, बल्कि इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए इसे बनाया है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत करते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई से, यानी ध्वनि से। जी, हमारे पहले भाग का विषय यही है, ध्वनि से शब्द तक। सामग्री में ध्वनि को दो प्रकारों में बांटा गया है। एक सार्थक, जिसका कोई मतलब हो, और दूसरा निरर्थक, जो महज एक शोर हो। जैसे अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो सार्थक है, पर अगर कोई बर्तन गिर जाए तो वो निरर्थक ध्वनि है ना? बिल्कुल सही। लेकिन इसके बाद बात आती है वर्ण और अक्षर की। अगर भाषा को भौतिक विज्ञान या गणित के नजरिए से देखा जाए तो ये अक्षर का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, अगर अक्षर को एक साइंटिफिक या गणितीय समीकरण की तरह देखें तो ये कुछ इस तरह बनेगा। अ जिसका अर्थ है नहीं, और शर जिसका अर्थ है नाश। अच्छा, मतलब अक्षर वो है जिसका कभी नाश ना हो। एकदम सही पकड़ा आपने। जैसे ब्रह्मांड में एटम या परमाणु को सबसे अविनाशी इकाई माना जाता था ना, वैसे ही भाषा के ब्रह्मांड में अक्षर वो अविनाशी इकाई है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। और इसी ध्वनि विज्ञान में वर्णों के भी दो मुख्य भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हाँ, स्वर वे ध्वनियां हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। मतलब जब स्वर का उच्चारण किया जाता है तो फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना किसी रुकावट के सीधे मुंह से बाहर आती है। और व्यंजन, वो तो स्वरों पर डिपेंड करते होंगे। बिल्कुल। व्यंजन हमेशा स्वरों पर आश्रित होते हैं। बिना अ की ध्वनि मिलाए किसी व्यंजन का पूर्ण उच्चारण शारीरिक रूप से संभव ही नहीं है। ये बात बहुत गहराई वाली है कि बिना स्वर के व्यंजन बिल्कुल बेजान है। सामग्री में एक और बहुत दिलचस्प बात है संयुक्त वर्ण के बारे में। हाँ, संयुक्त वर्ण ये तब बनते हैं जब दो व्यंजन आपस में जुड़कर एक नई पहचान बना लेते हैं। जैसे क्ष, वो जो क्षत्रिय वाला क्ष होता है, अक्सर परीक्षा में इसका विच्छेद पूछा जाता है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसका विज्ञान बहुत सीधा है। क्ष वास्तव में आधा क और श, जो षटकोण वाला श होता है ना, उसके मेल से बनता है। यानी क और श मिलकर क्ष बनाते हैं। अच्छा, तो परीक्षक इसे इसलिए पूछते हैं क्योंकि बोलते समय इसमें क की ध्वनि छिप जाती है और केवल छ जैसा सुनाई देता है। बिल्कुल। ये छात्रों के सूक्ष्म ज्ञान का टेस्ट है कि क्या वे उस छिपे हुई मूल ध्वनि को पहचान सकते हैं या नहीं। तो ये ध्वनियों का गणित हो गया। अब अगर वर्णों को ईंटें मान लिया जाए तो शब्द उनसे बनी हुई इमारतें हैं, है ना? एकदम सही। और हर इमारत का अपना एक नाम, एक पहचान होती है। चलिए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की दुनिया में चलते हैं। संज्ञा तो बस एक लेबल है, व्यक्ति, जाति, स्थान या वस्तु का नाम। लेकिन इसके भेदों में, खासकर भाववाचक संज्ञा में, अक्सर लोगों को बहुत उलझन होती है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि भाववाचक संज्ञा थोड़ी टेक्निकल है। संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद इस सामग्री में बताए गए हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो ये भाववाचक संज्ञाओं को याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? जैसा कि शिवंश मिश्रा सर ने बिल्कुल सही कहा है कि भाववाचक संज्ञा में बचपन, बुढ़ापा और क्रोध जैसे गुण,
दोष या दशाएं आती हैं। इसे ऐसे समझिए जिस चीज की कोई फिजिकल बॉडी न हो, जिसे छुआ न जा सके। अच्छा, मतलब जिसे केवल महसूस किया जा सके। बिल्कुल। अब बुढ़ापा कोई वस्तु तो है नहीं जिसे आप मेज पे रख सकें। ये समय के साथ शरीर की एक अवस्था है। क्रोध कोई इंसान नहीं है, ये दिमाग की एक दशा है। ये बहुत स्पष्ट है। और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, उन्हें अगर संचार के नजरिए से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम असल में कम्युनिकेशन ट्रायंगल बनाते हैं। अरे वाह, ये कम्युनिकेशन ट्रायंगल की एनालॉजी बहुत सटीक है। संवाद हमेशा 3 बिंदुओं पर टिका होता है। वो कैसे? देखिए, उत्तम पुरुष वो है जो वक्ता है, यानी बोलने वाला, जैसे मैं या हम। ये ट्रायंगल का पहला बिंदु है। मध्यम पुरुष वो है जो श्रोता है, यानी सुनने वाला, जैसे तू या तुम। ये दूसरा बिंदु है। और अन्य पुरुष वो है जो उस कमरे में मौजूद नहीं है लेकिन जिसके विषय में बात हो रही है, जैसे वह या वे। ये तीसरा बिंदु हो गया। एकदम सही। और इन संज्ञाओं और सर्वनामों की सादी दुनिया में रंग भरने का काम करता है विशेषण। नोट्स में विशेषण के 4 भेद बताए गए हैं। वो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक, है ना? विशेषण असल में दुनिया को फिल्टर करने का काम करते हैं। फिल्टर कैसे? जैसे जब कोई कहता है लाल कार, तो दिमाग तुरंत बाकी सभी रंगों की कारों को फिल्टर करके हटा देता है और सिर्फ लाल कार पर फोकस करता है। बिल्कुल सही कहा। विशेषण मूल रूप से संज्ञा या सर्वनाम की बाउंड्री तय करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। बिना विशेषण के भाषा केवल तथ्यों का एक नीरस ढांचा रह जाएगी। और ये परिमाणवाचक और संख्यावाचक के बीच का अंतर अक्सर कंफ्यूज करता है। बहुत आसान है। परिमाणवाचक वो है जो नापतौल बताए और संख्यावाचक वो जिसे गिना जा सके। जैसे दूध को गिना नहीं जा सकता, मापा जाता है, इसलिए वह परिमाणवाचक है। संज्ञा और विशेषण से चीजें तो खड़ी कर दी गईं, रंग भी भर दिए गए, लेकिन बिना किसी हरकत के ये दुनिया एक ठहरी हुई तस्वीर जैसी है। हाँ, इस तस्वीर में जान डालने के लिए क्रिया यानी एक्शन और काल यानी समय की जरूरत पड़ती है। वाक्यों की वास्तुकला को समझने के लिए कर्म के आधार पर क्रिया को कैसे समझा जाए? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 मुख्य रूप होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। इसे एक तीर और निशाने की तरह देखा जा सकता है। तीर और निशाना वो कैसे काम करता है? देखिए, सकर्मक यानी कर्म के साथ। इसमें क्रिया का तीर कर्ता से निकलकर सीधे कर्म रूपी निशाने पर लगता है। जैसे राम फल खाता है। अच्छा, तो खाने का प्रभाव सीधे फल पर पड़ रहा है, मतलब फल खत्म हो रहा है। बिल्कुल। और अकर्मक यानी बिना कर्म के, इसमें कोई निशाना नहीं होता। जैसे राम सोता है, यहाँ सोने का प्रभाव किसी वस्तु पर नहीं बल्कि खुद राम पर पड़ रहा है। ये तीर और निशाने वाली बात से तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में बैठ गया। और सामग्री में क्रिया विशेषण का भी जिक्र है ना? हाँ, इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण दिया है। खरगोश तेज दौड़ता है। यहाँ तेज क्रिया विशेषण है। मतलब जैसे विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है, वैसे ही क्रिया विशेषण क्रिया की गति या तरीके को परिभाषित करता है। जी हाँ, दौड़ना एक क्रिया है, लेकिन वो क्रिया किस मोड में हो रही है? वो मोड है तेज, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। और इसके साथ ही क्रिया के रूप को तय करने में लिंग और वचन की बड़ी भूमिका होती है। मैंने सुना है हिंदी और संस्कृत के व्याकरण में यहाँ एक बहुत बड़ा टेक्निकल अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है, और ये अक्सर छात्रों को भ्रमित करता है। हिंदी में केवल 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और इसी तरह वचन भी केवल 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन जो विशेष रूप से 2 के लिए होता है, और बहुवचन जो 3 या उससे अधिक के लिए होता है। ये बेसिक अंतर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर वीआईपी उदाहरणों की बात करें जो नोट्स में है, तो विदुषी का पुल्लिंग विद्वान होता है और तपस्विनी का तपस्वी। हाँ, और पता है इन शब्दों को वीआईपी उदाहरण क्यों माना जाता है? शायद इसलिए क्योंकि आमतौर पर लिंग बदलने के लिए शब्द के अंत में आ या ई की मात्रा लगा दी जाती है, जैसे लड़का का लड़की। एकदम सही। लेकिन विदुषी और विद्वान में पूरा का पूरा शब्द ही बदल जाता है। ये रटने से नहीं बल्कि शब्द की प्रकृति समझने से आता है। चलिए अब वाक्यों के निर्माण पर आते हैं। नोट्स में पद क्रम का जिक्र है। अगर मैं कहूं दौड़ता तेज खरगोश है, तो अर्थ तो समझ आ ही रहा है, फिर पद क्रम या शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखने की इतनी जिद क्यों? देखिए,
अर्थ का अनुमान लगाना एक बात है, लेकिन भाषा के संज्ञानात्मक प्रवाह यानी कॉग्निटिव फ्लो को बनाए रखना दूसरी बात। पद क्रम का मतलब है शब्दों को एक व्याकरणिक क्रम में लगाना। मतलब इंसानी दिमाग एक पैटर्न का आदी होता है। बिल्कुल। हिंदी में ये पैटर्न कर्ता, कर्म और फिर क्रिया का होता है। जब शब्द उल्टे पुल्टे होते हैं तो दिमाग को उस पैटर्न को डिकोड करने में एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है, जिससे संवाद धीमा हो जाता है। समझ गया। और एक आदर्श वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य जिसके बारे में बात हो रही है और विधेय जो बात कही जा रही है। हाँ, और वाक्य के 3 प्रकार भी बताए गए हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल वाक्य तो स्पष्ट है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, लेकिन संयुक्त और मिश्रित वाक्य हमेशा मुझे कंफ्यूज करते हैं। दोनों में ही दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, तो फिर यह तय कैसे होता है कि कौन सा संयुक्त है और कौन सा मिश्रित? इस उलझन को सुलझाने के लिए एक बहुत मजेदार सोशल एनालॉजी का उपयोग किया जा सकता है। संयुक्त वाक्य को दो रूममेट्स की तरह समझिए। रूममेट्स मतलब जो साथ रहते हैं पर अलग-अलग हैं? बिल्कुल। दोनों आजाद हैं, दोनों का अपना अलग वजूद है। अगर वे अलग हो जाए तो भी अपना खर्च खुद चला सकते हैं। अच्छा, तो व्याकरण में ये 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो और, या, तथा जैसे समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं? एकदम सही पकड़ा आपने। और मिश्रित वाक्य एक माता पिता और छोटे बच्चे के रिश्ते जैसा है। इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है जो पेरेंट है, और दूसरा उस पर पूरी तरह से आश्रित होता है, यानी बच्चा। बच्चा तो माता पिता के बिना अधूरा है। नोट्स में इसका कोई अच्छा उदाहरण है क्या? हाँ, एक शानदार उदाहरण है। डॉक्टर ने कहा कि प्रतिदिन योगासन करना चाहिए। अब सोचिए, अगर सिर्फ इतना बोला जाए कि प्रतिदिन योगासन करना चाहिए तो क्या होगा? ये अधूरा लगेगा। दिमाग तुरंत पूछेगा, अरे किसने कहा? बिल्कुल। यहाँ आश्रित वाक्य मुख्य वाक्य के बिना खड़ा नहीं हो सकता। ये रूममेट्स और पेरेंट चाइल्ड वाले लॉजिक ने इसे हमेशा के लिए स्पष्ट कर दिया है। अब हमारे पास व्याकरण का एक मजबूत कंकाल तैयार हो गया है। हाँ, लेकिन इसे और अधिक प्रभावशाली और समृद्ध कैसे बनाया जाए? यहाँ से हमारी वोकैबुलरी यानी शब्दावली का विज्ञान शुरू होता है। ओह, उपसर्ग और प्रत्यय की बात कर रही हैं आप। इन्हें तो लेगो ब्लॉक्स की तरह देखा जा सकता है। लेगो ब्लॉक्स वो कैसे? जैसे लेगो ब्लॉक्स में एक बेसिक कार के ऊपर एक छोटा सा लाल सायरन वाला ब्लॉक लगा देने से वो अचानक एक फायर इंजन बन जाती है, वैसे ही ये शब्दांश काम करते हैं। लेगो ब्लॉक्स का ये नजरिया बिल्कुल सटीक है। उपसर्ग वो शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसका अर्थ पूरी तरह पलट देते हैं या नया कर देते हैं। हाँ, जैसे नैतिक शब्द के आगे अ उपसर्ग जुड़ने से वो पूरी तरह से यू टर्न लेकर अनैतिक बन जाता है। बिल्कुल। इसी तरह सम उपसर्ग से सम्मान बनता है। ये भाषा का वो टूल किट है जहाँ कम से कम संसाधनों में अनगिनत नए शब्द गढ़े जा सकते हैं। और प्रत्यय वो ब्लॉक है जो शब्द के अंत में लगता है और अक्सर उस शब्द की कैटेगरी ही बदल देता है। हाँ, जैसे लौकिक के साथ एक या मित्र के साथ ता जोड़ के उसे मित्रता यानी एक भाववाचक संज्ञा बना दिया जाता है। ये वास्तव में शब्दों के साथ खेलने जैसा है। बिल्कुल। और जब सिर्फ शब्दांश नहीं बल्कि दो पूरे के पूरे शब्दों को आपस में मिला दिया जाता है तो वो समास कहलाता है। समास को अगर कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए तो ये भाषा का जिप फोल्डर है। जिप फोल्डर मतलब फाइल्स को कंप्रेस करना? हाँ, ये बड़ी और लंबी बातों को संक्षिप्त करने की कला है। ये जिप फोल्डर वाली बात एकदम सही है। तो इसके कुछ वीआईपी उदाहरणों पर नजर डालते हैं जो परीक्षा में बार बार आते हैं। शिवांश मिश्रा सर द्वारा दिए गए नोट्स में इन वीआईपी उदाहरणों को बहुत गहराई से समझाया गया है। पहला है द्वंद्व समास, जहां दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों का वजन बराबर होता है। जैसे माता पिता या रोजी रोटी, है ना? बिल्कुल। दूसरा है बहुव्रीहि समास, जहां दोनों पद मिलकर किसी तीसरे ही विशेष अर्थ की ओर इशारा करते हैं। इसका क्लासिक उदाहरण है लंबोदर। लंबा है उदर जिसका। यहां बात ना लंबे की हो रही है ना पेट की, बात सीधे गणेश जी की हो रही है। एकदम सही। और एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है प्रसंगोचित, यानी प्रसंग के उचित, जो तत्पुरुष समास का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसी शब्द भंडार वाले हिस्से में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ जमीन आसमान के होते हैं। आप श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों की बात कर रहे हैं। जी, जैसे अंश जिसमें शलजम वाला श है, उसका मतलब है भाग या हिस्सा, और अंश जिसमें सपेरा वाला स है, उसका मतलब है कंधा। भाषा ने ऐसी जटिलताएं क्यों बनाई होंगी? ये जटिलता नहीं बल्कि भाषा की सूक्ष्मता है।
यह दर्शाती है कि ध्वनियों के बहुत छोटे से बदलाव से अर्थ की एक नई दुनिया कैसे खुल जाती है। और इसी भाषा को जीवंत बनाने के लिए मुहावरों का जन्म हुआ, है ना? मुहावरे भाषा का अलंकार है। बिल्कुल। नोट्स में एक मुहावरा है अंधे की लकड़ी होना, जिसका अर्थ है एकमात्र सहारा। इसका उदाहरण दिया गया है कि रूपचंद्र के पास एक ही लड़का था, अब तो अंधे की लकड़ी भी नहीं रही। मुहावरे एक सीधे साधे तथ्य में भावना भर देते हैं, लेकिन ज्ञान, शब्दावली और वाक्य निर्माण की ये सारी वास्तुकला तब तक किसी काम की नहीं जब तक इसे दुनिया के सामने सही से अभिव्यक्त न किया जाए। ओह, मतलब अभिव्यक्ति और पठन कौशल भाषा का अगला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। हाँ, रमन बिहारी लाल की एक बहुत ही तकनीकी परिभाषा यहाँ दी गई है। ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग ही मौखिक अभिव्यक्ति है। सुनने में ये थोड़ा किताबी लगता है। इसका आसान मतलब क्या हुआ? असल में रमन बिहारी लाल ये कह रहे हैं कि इंसान के दिमाग में जो विचार हैं वे अदृश्य हैं। जब उन अमूर्त विचारों को मुंह से निकलने वाली आवाज के सिग्नल्स में बदलकर दूसरे व्यक्ति के कानों तक भेजा जाता है तो वही मौखिक अभिव्यक्ति है। अच्छा, और उसमें शुद्ध चारण और शारीरिक हाव-भाव डेटा ट्रांसफर की स्पीड तय करते हैं। और जो लिखित अभिव्यक्ति है वो तो विचारों को एक टाइम कैप्सूल में बंद करने जैसा है। बिल्कुल। लिखित अभिव्यक्ति विचारों को सुरक्षित रखने का स्थायी माध्यम है। पत्र, निबंध और आत्मकथा इसी के रूप हैं। लेकिन अभिव्यक्ति के बाद बारी आती है ग्रहण करने की, यानी पठन कौशल की। पठन कोई एक आयामी प्रक्रिया नहीं है ना? नहीं। नोट्स में जो पठन का मास्टर चार्ट है वो इसके पीछे के कॉग्निटिव विज्ञान को खोलता है। सबसे पहले है आदर्श वाचन, जो शिक्षक द्वारा किया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि शब्दों को किस लय और पॉज के साथ बोलना है। फिर बच्चे जो शिक्षक के पीछे पीछे दोहराते हैं उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। हाँ, लेकिन इसमें मौन वाचन और सूक्ष्म पठन सबसे महत्वपूर्ण है। ये मौन वाचन के पीछे का विज्ञान क्या है? ये सिर्फ चुप रहकर पढ़ना तो नहीं है? नहीं, मौन वाचन भाषा सीखने में एक बहुत बड़ा मानसिक कदम है। यहाँ दिमाग शब्दों की आवाज को बाईपास करके सीधे उनके अर्थ तक पहुंचने लगता है। इससे पढ़ने की गति कई गुना बढ़ जाती है। और सूक्ष्म पठन? सूक्ष्म पठन बहुत ही फोकस्ड प्रक्रिया है। जब कोई मुहावरा, लोकोक्ति या व्याकरण का जटिल नियम समझना हो तो हर शब्द को स्कैन करते हुए गहराई से पढ़ा जाता है। नोट्स में पठन सामग्री के रूप में कहानी और गद्य का अलग से उल्लेख किया गया है। कहानी बच्चों के मनोविज्ञान को कैसे प्रभावित करती है? गद्य की खूबसूरती यह है कि यह छंद शास्त्र के कड़े नियमों और मात्राओं के बंधन से मुक्त होता है और कहानी उसी गद्य का सबसे रोचक रूप है। कहानियां बच्चों के दिमाग में एक मेंटल सिनेमा चलाती है ना? बिल्कुल। वे घटनाओं का सजीव चित्रण करती हैं जिससे बच्चों की कल्पना शक्ति उड़ान भरती है। एक कुशल शिक्षक चित्र विधि या प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग करके उस मेंटल सिनेमा को और भी इंटरैक्टिव बना देता है। ये सारी चीजें एक आदर्श स्थिति को दर्शाती हैं। बिल्कुल। लेकिन वास्तविकता में हर घर की तरह भाषा की इस इमारत में भी दरारें आ ही जाती हैं। आप उच्चारण दोष की बात कर रहे हैं। जी। बच्चों में उच्चारण दोष क्यों होता है? क्या ये सिर्फ लापरवाही है? लापरवाही इसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। नोट्स में इसके 4 ठोस कारण बताए गए हैं। पहला, ध्वनियों के उच्चारण स्थानों जैसे कंठ, तालु, होंठ की अपूर्ण जानकारी। दूसरा, उच्चारण तत्वों का अभाव। और तीसरा कारण मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण होगा, परिवार और समाज का माहौल। एकदम सही। परिवार और समाज में अशुद्ध उच्चारण का माहौल। बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। अगर घर में ही गलत बोला जा रहा है तो बच्चा वही सीखेगा। और चौथा कारण शारीरिक विकार भी हो सकता है, यानी वोकल कॉर्ड्स या ध्वनि यंत्र से संबंधित कोई समस्या। हाँ, इसे ठीक करने के लिए शिक्षक को गतिविधि आधारित शिक्षण का उपयोग करना पड़ता है, जहां बच्चे खुद बोलकर गलतियां करके सीखते हैं। इस गतिविधि को जांचने के लिए ही विद्यालय में बाल सभा, वाद विवाद प्रतियोगिता या अंत्याक्षरी का आयोजन किया जाता है, ताकि मूल्यांकन एक परीक्षा न लगकर एक खेल लगे। और लिखित मूल्यांकन में विराम चिन्हों का बहुत बड़ा रोल होता है। विराम चिन्ह भाषा के ट्रैफिक सिग्नल हैं। जैसे योजक चिन्ह, जो विपरीत शब्दों को जोड़ने, जैसे दिन, रात या दोनों प्रधान शब्दों के बीच एक पुल का काम करता है। हाँ, और विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग तब होता है जब अचानक भावनाओं का विस्फोट हो, चाहे वो अत्यधिक हर्ष हो, घृणा हो या पीड़ा हो। पत्र लेखन के लिए भी इसी सादगी की वकालत की गई है।
आपकी भाषा सरल, संक्षिप्त और सुस्पष्ट होनी चाहिए। ये पूरी चर्चा कॉन्सेप्ट्स का एक महासागर थी। बिल्कुल, लेकिन जब परीक्षा सामने हो तो कुछ त्वरित तथ्य उंगलियों पर होने चाहिए। तो चलिए 1 मिनट में कुछ सीधे तथ्यों का क्विक रिकैप करते हैं। ठीक है। शिवांश मिश्रा सर द्वारा दिए गए इन परीक्षा उपयोगी तथ्यों को तेजी से दोहरा लिया जाए। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। और हिंदी साहित्य में प्रकृति के सुकुमार कवि की उपाधि सुमित्रा नंदन पंत को दी गई है। व्याकरण का एक सीधा सवाल आता है, ईशा ने पत्र पढ़ा, ये लंग लकार यानी भूतकाल का स्पष्ट उदाहरण है। साथ ही ये याद रखना जरूरी है कि हिंदी में समास के 4 मुख्य भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्यों को 3 भेदों यानी सरल, संयुक्त, मिश्रित में बांटा गया है। ये सचमुच एक संपूर्ण और तार्किक निचोड़ था। तो आज जब व्याकरण के नियमों, वाक्यों की संरचनाओं और शब्दों के लेगो ब्लॉक्स को डिकोड कर लिया गया है, तो जरा इस पर विचार किया जाए। किस पर? कि रोजमर्रा की बातचीत में दोस्तों से गपशप करते हुए या अखबार पढ़ते हुए जाने अनजाने कितनी ही बार हम बहुव्रीहि समास या मिश्रित वाक्यों का उपयोग कर लेते हैं। अरे हाँ, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो अगली बार जब भी कोई खबर पढ़ी जाए या किसी से बात हो, तो उन वाक्यों के पीछे छिपे इन कंकालों को, इन पैटर्न्स को पहचानने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। व्याकरण किताबों में नहीं, बल्कि समाज की हर बातचीत में जिंदा है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।